हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि पिछले दो लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में ही डिस्कस किया था, लेकिन आज भी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कितने प्रॉपर्टी होते हैं उस पर थोड़ा बहुत हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा आप लोग ठीक से देखते रहिए, समझते रहिए। और मेरा ये दावा है कि एक बार शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा तो आपको ना थ्योरी में कहीं दिक्कत आने वाली है ना न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, या आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में तो हमने बता दिया था कि चार्ज क्या है। वो फर्स्ट लेक्चर में उसके बारे में ही समझाया था कि चार्ज होता क्या है। थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि चार्ज क्या है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसके चलते कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी चार्ज हो गई, ये चार्ज हो गई, तो चार्ज्ड बॉडी क्या करेगी, दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज के चलते, तो चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके चलते कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर चार्ज एक्सर्ट करती है। इसके बारे में बताया था कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रिपल्सन होता है, नेगेटिव रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग समझा चुके हैं। दिए गए लिंक में आप लोग, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये सारी चीजें इसके बारे में क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। सेकंड क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। ध्यान से देखोगे, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ये एक टॉपिक को बढ़िया से डील कर दूंगा ताकि आपको कभी फ्यूचर में भी दिक्कत ना हो। और थर्ड हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। बेसिकली इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। हम लोग उसके बारे में बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चलिए एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेज क्या है, सबसे पहले इसके नाम से, इसका जो ऊपर लिखा गया, हेडिंग लिखा गया, उसी से डिफाइन कर दो। वो चीज दिमाग में रखोगे तो कभी क्लियर रहेगा, बार बार कॉपी या पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां लिखा हुआ है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी ऐड से बना है। ऐड का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, जोड़ेंगे। चार्ज को जोड़ने का जो सिस्टम है उसको हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेज कहते हैं। पहले इसको समझेंगे हम। जैसे मान लो हम किसी सिस्टम पे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं किसी सिस्टम पे। ये कोई सिस्टम है, सिस्टम में मान लो यहाँ कोई 3 पॉइंट्स मान लो, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। किसी सिस्टम पे कंसीडर किया गया, सिस्टम के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 3। एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए पे मान लो 6 म्यूसी, म्यूसी का अर्थ होगा माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम चार्ज है। बी पे हो गया 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है, और सी पे हो गया -4 माइक्रोकुलाम चार्ज है।
तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर पूछा जाएगा कि पूरा सिस्टम का चार्ज कितना होगा, तो ये एल्जेब्रिक सम जैसे होता है जनरल हम लोग जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ देंगे। टोटल सिस्टम का चार्ज काउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 म्यू सी प्लस 3 म्यू सी माइनस 4 म्यू सी। सबको हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 9 म्यू सी माइनस 4 म्यू सी, 9 में से 5 घटा दो तो 5 म्यू सी। इसका मतलब हुआ टोटल सिस्टम का चार्ज निकल गया। अगर यहाँ पे बाहर से भी चार्ज दिया जा सकता है, अगर इस सिस्टम पे हम बाहर से चार्ज दे दें, मान लो हम किसी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करें, कोई डी कोई पॉइंट है, बाहर से अगर 1 म्यू सी तुम चार्ज दे दो इस पे, तो भी क्या हो जाएगा, वो भी रहता तो ऐड हो जाता। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना होगा 6 म्यू सी। इस तरीके से जनरल जोड़ के तौर पे जिस तरह से आप एल्जेब्रिक सम करते हैं, सम करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो जाएगा। अब ये इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसी से हम लोग इसका डिफिनीशन फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सिस्टम का चार्ज यही ना है, टोटल सिस्टम का चार्ज, ये टोटल सिस्टम का चार्ज कितना है, तो टोटल सिस्टम का चार्ज सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट्स, टोटल सिस्टम का चार्ज सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे जो चार्ज है उसके सम के इक्विवेलेंट है। टोटल सिस्टम का चार्ज सिस्टम के अंदर जो पॉइंट्स बने हैं, जो पॉइंट्स हैं उन पे जो चार्ज है उनके एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, या कह दो सम के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक तो दूसरी चीज है कि एल्जेब्रिक सम कर दिया गया, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इस तरह से जोड़ देंगे। अगर वेक्टर रहता ये, चूंकि कूलाम जो चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर रहता तो वेक्टर के वो वेक्टर लॉ के हिसाब से उसको ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये तो स्केलर है तो इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्या बताया मैंने, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, total charge of a system is equal to the charges present at separated points in the body। यहां पे इक्वल टू द सम ऑफ लगा दो, इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज या एल्जेब्रिक सम ऑफ, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, सम ऑफ चार्ज या एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। यहां समझ लो पहले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, इस टोटल सिस्टम का जो चार्ज है इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट सेपरेटेड पॉइंट्स इन द बॉडी या इन द सिस्टम। इन द बॉडी लिखो तो बॉडी ऊपर लिखा तो बॉडी लिखते हैं, सिस्टम है तो सिस्टम लिख दिए। सिस्टम में जहां अलग अलग पॉइंट्स पे जो चार्ज हैं उसके सम के क्या है, इक्विवेलेंट है, उसके सम के बराबर है। इस तरीके से समझिए, आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया है वो एग्जांपल समझ लेते हैं। नंबर लिए हैं और एनसीईआरटी में Q1 Q2 करके दिखा दिया है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई मान लो कि इस सिस्टम में n पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स पे जो चार्जेज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn रेस्पेक्टिवली, ये चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 इस तरह से Qn तक ये चार्ज हैं। तो टोटल चार्ज, इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो जनरल जैसे जोड़ते हैं जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn। अगर कोई इसमें अपोजिट नेचर का चार्ज मतलब माइनस वाला होता तो वो भी जोड़ देते, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn लास्ट में जो होता, अगर निगेटिव वाला कुछ चीज होता तो उसको भी जोड़ते हैं। मतलब जनरल आपको ऐड कर देना है तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये तो आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। छोटा छोटा इस पर न्यूमेरिकल्स भी दिया गया है। जैसे मान लो कि न्यूमेरिकल्स को लिख दिया इसी पे, ए सिस्टम, क्वेश्चन थोड़ा देखो छोटा सा, ए सिस्टम हैविंग
having 2 points contain 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb charge and minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb charge respectively. Then find the charge of system. कोई सिस्टम है, इसमें 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट्स है, उस पर चार्ज कितने हैं? पहले पॉइंट पर चार्ज कितना है? इतना। सेकंड पॉइंट पर चार्ज कितना है? इतना। कह रहा है सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट्स, सिस्टम में कितने पॉइंट्स हैं? 2। पहले पे चार्ज इतना है, दूसरे पे चार्ज इतना है, तो कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का चार्ज फाइंड करो। तो जनरल यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट गिवन Q1 का वैल्यू गिवन है इतना, Q2 का वैल्यू भी है इतना, है ना? Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 का वैल्यू पुट कर दो, Q2 का वैल्यू पुट कर दो, इसमें प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कितना? 0। जीरो का अर्थ क्या हुआ? जीरो का अर्थ हुआ कि ये सिस्टम जो है न्यूट्रलाइज्ड है, मतलब इसमें जो सिस्टम हम माने हैं उसमें A एंड B पर बराबर चार्ज है, लेकिन उसका जो नेचर है अपोजिट है। A पे चार्ज है Q1, B पे चार्ज है Q2, मैग्नीट्यूड बराबर है, वैल्यू बराबर है, लेकिन नेचर अपोजिट है। तो ये सिस्टम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। न्यूट्रलाइज के बारे में बता भी चुके थे कि जिस सिस्टम पे, जिस बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं वो न्यूट्रलाइज होता है। तो यहाँ बराबर है, 0, अगर कोई चार्ज नहीं है उस पे, चार्ज 0 है। ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, ये सेकंड है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज क्या है? नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्व करने का मतलब कोई चीज सुरक्षित होना। कोई चीज जब सुरक्षित होती है उसको हम लोग कंजर्व बोलते हैं। सुरक्षित होने का अर्थ क्या है? कंजर्व होने का मतलब कुछ चीज उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, कोई चीज उसमें बनना नहीं चाहिए, जितना है उतने रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं कंजर्व है। तो चार्जेज जो है ये कंजर्वेटिव होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम क्या? पहले आइसोलेटेड सिस्टम समझो, इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। देखो, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज of a system is always कंजर्वेटिव। जो सिस्टम का टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। कंजर्वेटिव का मतलब सुरक्षित रहता है, कभी ना उसमें कुछ बन सकता है, ना कभी उसमें लॉस हो सकता है। चार्जेस का ना बनना होता है ना लॉस होता है। दूसरे वर्ड में, अनदर वर्ड में आप लिख सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम charges neither be created nor be destroyed, only transfer one body to another। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर। कहने का मतलब है चार्ज का न तो निर्माण होगा न वो बर्बाद होगा, उसमें क्या होगा? न डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन किस सिस्टम की बात हो रही है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को छोड़कर अगर अन्य सिस्टम में हम जाते हैं
तो चार्जेस बनते भी हैं और चार्जेस डिस्ट्रॉयड भी होते हैं। हालांकि आइसोलेटेड सिस्टम में भी होता है ये चीज, लेकिन उसमें क्या होता है वो बताएंगे, थोड़ा डिटेल में आते हैं तो फिर समझ में आएगा भैया। ये तो थोड़ा सा डिफिनीशन पहले लिख लो, इसको डिफिनीशन लिख लो, वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन लिख लो, उसके बाद हम थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ा देंगे तो तुमको बात समझ में आ जाएगी। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा दें। बता रहा था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? अब देखो, मान लो हम 3 सिस्टम पर कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम समझा दें। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो वो लोग तो बोलेंगा क्या पढ़ा रही है वर्मा, बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड। ये मान लो ओपन सिस्टम है और ये क्लोज्ड, या इसको क्लोज्ड कर दो, क्लोज्ड सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। अंतर क्या है सब में, थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है बता देते हैं ताकि दिक्कत है। तो आइसोलेटेड समझ गया पूरी तरह। क्यों भाई? कोरोना चल रही है, तो कोरोना चल रही है तो उसमें आइसोलेटेड क्वारंटाइन, आइसोलेटेड क्वारंटाइन। जब न्यूज खोलेगा आइसोलेटेड, भाई आइसोलेटेड क्या है? तो आइसोलेटेड क्या है, अब फिजिक्स का आइसोलेटेड थोड़ा समझ जा। उसमें भी होता है आइसोलेट कर दिया, कोई अंदर जा नहीं सकता है, कोई बाहर आ नहीं सकता है, कंडीशन सेम है। यहां पे अगर मैटर है, अगर इस सिस्टम के अंदर कोई मैटर रखे हैं, कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैटर है, उसकी कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होगी। तो अगर मैटर और एनर्जी, मैटर भी सिस्टम के अंदर हो और एनर्जी भी सिस्टम के अंदर रहे, सराउंडिंग से इसका कनेक्शन कट हो जाए, सराउंडिंग से कोई कनेक्शन कट हो जाना चाहिए, बाहर से कोई कनेक्शन, एनर्जी भी ना निकल पाए, मैटर भी बाहर ना आ पाए, तो इसको वो सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां क्लोज्ड सिस्टम की बात आएगी तो यहां पे मैटर यही रहेगा, मैटर यही रहेगा, लेकिन इसकी जो एनर्जी होगी वो निकल सकती है या निकल जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंटेनर में वाटर लेते हैं, गर्म वाटर ले लो, उसको ढक दो, ढक के छोड़ दो, क्या होगा? वाटर अगर 4 लीटर है तो ऐसा नहीं ना होगा कि 2 लीटर हो गया, थोड़ा सा का डिफरेंस आ जाएगा, वो माइनर का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो उसका जो उसकी एनर्जी होगी वो अगल बगल सराउंडिंग में वो अगल बगल चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि क्लोज्ड होने के बाद भी एनर्जी उसका रिलीज हो रही थी, एनर्जी बाहर निकल रही थी, लेकिन मैटर बाहर नहीं जा सकता है। ओपन में क्या होता है? ओपन में मैटर भी बाहर आ सकता है, मैटर भी निकल सकता है, और दूसरी चीज इसकी एनर्जी भी निकल सकती है या निकल जाएगी। तो आइसोलेटेड समझ गया मेरे भाई? आइसोलेटेड क्या है? बता। आइसोलेटेड है कि सराउंडिंग से इसका कनेक्शन कट हो गया, ना एनर्जी रिलीज होगी ना मैटर रिलीज होगा, सारे के सारे इसी के अंदर रहेंगे, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड। अगर एनर्जी रिलीज हो जाती है, मैटर वहीं पे है, तो बोलेंगे क्लोज्ड, और दोनों बाहर आ जाए तो इसको बोलते हैं ओपन। तो हम लोग आइसोलेटेड की बात करेंगे। जब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात होगी तो किसकी बात करेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि उसमें डिफिनीशन भी अगर तुम लिखे हो, अभी जैसे मैंने बताया कि लिख लो, तो लिखे हो तो उसमें ध्यान दो, लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें समझें कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है। जैसे मान लो कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे हम कंसीडर करते हैं, सराउंडिंग से इसके अंदर का रिलेशन कुछ नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, बाहर अगर कितनी भी एनर्जी हो अंदर नहीं आ सकती है, अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यहां पे हम कोई 2 बॉडी पर कंसीडर कर लिए, ये ए है, ये बी है, ए पे कुछ चार्ज मान लो, बी पे कुछ चार्ज मान लो, इसमें मान लो 6 माइक्रोकूलम, इस पर हो गया 4 माइक्रोकूलम, और इसको ए एंड बी को ठाकिचकी क्या करते हैं, तो उसको लड़ाते हैं, उसको कोलाइड करते हैं, आपस में टक्कर कराते हैं। तो जब इसको टक्कर कराओगे तुम तो ट्रांसफर होगा, बता चुके हैं। जब 2 बॉडी रब करती है तो होता है एनर्जी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये क्या होगा कि टकराएगा, तो अगर मान लो कि यहां से यहां 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम हो गई, ए से चली गई कहां? बी में, तो क्या हो गया?
अब जो ये प्रोसेस होने के बाद जो ये दूसरे हम लोग एक्टिविटी देखते हैं इसमें, तो यहां जो 6 में से 1 निकला तो 5 बचा, और यहां 4 है तो कितना हुआ, यहां 5 हुआ, ए एंड बी, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन। तो जब टक्कर के पहले, कॉलिजन के पहले टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो 6 म्यू सी प्लस 4 म्यू सी इक्वल टू कितना, 10 म्यू सी, और यहां कितना होगा 5 म्यू सी प्लस 5 म्यू सी इक्वल टू 10 म्यू सी। इसका मतलब हुआ कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब चार्जेस का निर्माण नहीं हुआ, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। निर्माण होता तो 10 का 10 नहीं होता, कुछ बन जाता, 10 का 11 12 ये हो जाता, या डिस्ट्रॉय होता तो वो भी क्या होता, घट जाता। लेकिन जितना है उतना है, ये वन बॉडी टू अनदर जा रही है, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात है। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक्स में लिखा गया है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर भी चार्जेस बनते हैं, अपने आप चार्जेस बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज किसी पॉइंट पे किसी टाइम में छोटे से टाइम में यहाँ पे मान लो कि चार्जेस बना, अगर मान लो 1 कूलम चार्ज या Q1 चार्जेस बना, Q चार्ज बना, तो Q चार्ज बनेगा तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे Q चार्ज बना, सेम टाइम पे माइनस Q चार्ज भी अपने आप बनेगा। चार्ज अकेला, कोई भी चार्ज अकेले पॉजिटिव नहीं बन सकता है, उसके साथ अपने आप अगर चार्ज बनता है तो निगेटिव भी बनता है। तो अगर यहाँ पे उसी टाइम पे Q बना जो कि पॉजिटिव है, और उसी टाइम पर माइनस Q बना जो कि निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को तो कैंसिल कर देगा। तो फिर भी इसका जो टोटल चार्ज होगा कितना आएगा, 10 म्यू सी आएगा। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है, कंजर्वेटिव होती है, वो कभी चेंज नहीं करता है। लेकिन ऐसा होता है, देखिए बताते हैं कि कभी कभी, पहले थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल दूसरा ले, एक दूसरा एग्जांपल पे हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूरेनियम हो गया 23892, ये तो जानता होगा। यूरेनियम जो है 92 है, इसका ये नंबर है, ये चार्ज है। अब इसमें से क्या होगा कि अल्फा डिके होगा। अल्फा डिके का मतलब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। तो जैसे एक अल्फा क्या होता है, अल्फा समझ लो, अल्फा जो होता है 24, ये हीलियम के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इसको हीलियम भी कहा जाता है। क्योंकि अल्फा का जो चार्ज होता है, जो नंबर होता है 2 होता है, हीलियम का 2 होता है, अल्फा का मास 4, हीलियम का मास 4। तो जब इसमें से अल्फा पार्टिकल एक निकलेगा, माइनस अल्फा कर दो, निकल रहा है, तो इसके बेस में कितना, इसके नंबर कितना है 2, तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ रुको समझा रहे हैं, उसके बाद मिटा देंगे। 2 4 माइनस होगा, तो 2 यहां से निकल गया, 4 ऊपर से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ। इसमें से 92 में से 2 गया 90, फिर 238 में से फिर घटा दो, 4 घटाओ, 2 3 4 234 हुआ। अब यूरेनियम किसमें, तो 90 में क्या होता है, थोरियम। तो यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो गया, थोरियम में। कब, जब इससे अल्फा पार्टिकल निकला तब, या अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल निकला, रिलीज हुआ, डीके हुआ तब। तो बिफोर डीके कितना था टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज बिफोर डीके टोटल चार्ज कितना है 92, और यहां टोटल चार्ज कितना है 90 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 92। इसका मतलब हुआ कि कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, जो भी चार्ज है वो सेम है। इसका मतलब चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव है। लेकिन बीटा डीके में जैसे चेंजिंग होता है, अभी बता रहे हैं कि कहीं कहीं चार्जेस बन जाते हैं, अपने आप चार्जेस बनते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स भी बनते हैं। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में जब चार्ज टोटल सिस्टम का चार्ज होता है तो कंजर्वेटिव होता है। जैसे हम एक किसी न्यूक्लियस से मान लो कि बीटा पार्टिकल्स निकल रहा है, बीटा डीके हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में चेंज करेगा। किसी न्यूक्लियस से जब बीटा डीके होगा, बीटा क्या होता है वो भी समझ लो, बीटा इसको बोलते हैं
ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, तो इसका जो मास होता है, रेस्ट मास इतना होता है, बीटा का रेस्ट मास इतना होता है, तो इतना होता है रेस्ट मास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और जो इस पर चार्ज होता है वो इतना होता है, इसका मतलब वो किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब न्यूट्रॉन, जब बीटा डीके होता है, जब किसी न्यूक्लियस से बीटा डीके होता है, बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये क्या है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन। तो उस प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके साथ एक पार्टिकल भी इमिट करता है, एक पार्टिकल निकलता है। अब ये समझ लो थोड़ा सा इसके बारे में। देखो मैं बता रहा हूं कि छोटा छोटा चीज पढ़ के, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ जाओगे तो 100% की गारंटी है 12th में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कंपटीशन में। बार बार हर जो भी लेक्चर देता हूं उसमें बताता हूं कि जो चीज पढ़ते हो उसको डीपली पढ़ा करो। थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदर बुक्स जो फॉलो करोगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यूट्यूब पे मेरा चैनल देख लो, किसी और का चैनल देख लो, बहुत सारे ट्यूशन कर लो, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर उसको डीपली बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ते तो। और थ्योरी के बिना तो न्यूमेरिकल्स बनना वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। दिक्कत होती है कमेंट में लिखो, उसको थोड़ा सा और ये करके बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या बार बार एक ही वीडियो को बार बार देखो, शुरू से लास्ट तक बात समझ में आएगी। मैं बता रहा हूं कि न्यूक्लियस से जब बीटा निकलते हैं, वो अल्फा वाली बात थी, अब बीटा डीके हो रहा है, बीटा निकलता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मैं बारे में बता रहा हूं इसलिए कि लड़के समझते हैं कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस रट्टा मार लिया कि चार्ज बनता नहीं है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता है, रट्टा मार लिया, कहीं जाकर वो थ्योरी फेल कर गई। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज के बारे में जानो। इससे जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया कैसे इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस बताया ये पॉली ने बताया था, पॉली का नाम सुने होंगे, तो पॉली ने बताया था। लेकिन जो यहां जो एक पार्टिकल इमिट हुआ, पार्टिकल इसके साथ पार्टिकल निकला, उसका नाम वो साइंटिस्ट का नाम था फर्मी। तो फर्मी ने इसका नाम क्या दे दिया, तो एंटी न्यूट्रिनो, फर्मी साइंटिस्ट। तो अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन पढ़ रहे थे हम, तो उसमें मिलाएंगे हम कि कितना हुआ, क्या हुआ, बढ़ा या घटा। तो डीके, बिफोर डीके चार्ज कितना है, 0 है, 0। अच्छा, आफ्टर डीके चार्ज दोनों का, तो 1 - 1 0। चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब हुआ कि चार्ज कंजर्वेटिव है। याद रखना चाहिए, एंटी न्यूट्रिनो जो चार्ज पार्टिकल जो इमिट हुआ है उस पर चार्ज नेग्लिजिबल होता है, चार्ज होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, तो इसमें काउंट नहीं करते हैं। और ये मासलेस भी होता है, उसका कोई मास नहीं होता है, तो इसलिए चार्ज कंजर्वेटिव है। कोई दिक्कत, ये तो बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम लोग पढ़ेंगे जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसका बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे भाई थोड़ा बात समझ में आई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल बोल बोल। तेरे दिल में आज क्या है, ये देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में समझते हैं।